हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैं आपको एक ऐसी खिलाड़ी से मिलवाऊंगा जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लड़की जिसने गोल्ड मेडल जीता, चैंपियन बनी, लेकिन आज 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। पिछले साल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की चैंपियन बनने वाली सुनीता दूसरों के घरों में बर्तन धोने को मजबूर है। जिस प्लेयर को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्पेशल डाइट मिलनी चाहिए, वो दूसरों के लिए रोटियां पकाती है। जिस चैंपियन को जिम में ट्रेनिंग करनी चाहिए, वो 500 रोज की दिहाड़ी पर काम करती है। मैं पहले आपको बताता हूं सुनीता के ख्वाब के बारे में, सुनीता के टैलेंट के बारे में, और फिर आपको बताऊंगा सुनीता के बस से बदतर हालात के बारे में। सुनीता का सपना है स्पोर्ट्स में नाम कमाना। उसका ख्वाब था वर्ल्ड चैंपियन बनना। पिछले साल सुनीता ने बैंकॉक में हुए स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। महज 3 साल में अलग अलग कंपटीशन में करीब 20 मेडल जीते। जब बैंकॉक में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन की बारी आई तो वहां जाने के लिए सुनीता के पास पैसे नहीं थे। गरीब परिवार की बच्ची है। सुनीता के पिता ने अपनी बेटी का दिल नहीं टूटने दिया। 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर बेटी को बैंकॉक में हुए स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन में भेजा। और यह पिछले साल की बात है। पिता ने लोकल लोगों से हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया था और सुनीता ने गोल्ड मेडल जीतकर अपना सपना पूरा किया। अपने पिता को चैंपियन का पिता होने का गौरव दिया, देश का मान बढ़ाया, तिरंगे को फहराया। उसे लगता था चैंपियन बनने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, उसे भी बहुत सारे इनाम मिलेंगे, सरकार से मदद मिलेगी। लेकिन उल्टा हुआ। सुनीता के पास तो लोन का इंटरेस्ट चुकाने के पैसे भी नहीं थे। और फिर कोरोना का कहर आया। लॉकडाउन की वजह से पिता को मिलने वाली मजदूरी भी बंद हो गई। मां को जो राह सा काम मिलता था वो भी बंद हो गया। पिता कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन बैंकॉक जाने के लिए जो लोन लिया था उसके ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा था। लोग पैसे वापस मांगने लगे थे। मजबूरी में अब सुनीता भी अपने माता पिता के साथ मजदूरी करने जाती है। मजबूरी में शादियों में रोटियां बेलती है, बर्तन धोती है और बदले में 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। जब मुझे सुनीता के हालात के बारे में खबर मिली तो मैंने अपने संवाददाता पवन नारा को सुनीता के गांव भेजा। पवन नारा ने सुनीता से बात की। मैं आपको उनकी बात सुनाऊं इससे पहले आपको सुनीता के घर के हाल दिखाना चाहता हूं। घर देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस परिवार की माली हालत कैसी है। घर में अलमीरा नहीं है, कपड़े यहाँ एक डंडे पर टांगे गए हैं। यहाँ बर्तन है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो आप देख रहे हैं ये खाली हो गया है क्योंकि अभी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐसे है। ये कुछ बर्तन रखे हैं। घर की हालत अगर आप देखेंगे, एक सिलेंडर, आटा और चूल्हा ज़रूर है, लेकिन चूल्हे के नॉब गायब हैं और याद नहीं इस्तेमाल होता है मैम या खाली हो गया है। सिलेंडर खाली है, भरवाने की हिम्मत नहीं है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनाज को रखने के लिए 2 कंटेनर हैं, अनाज रखें। यहाँ ऊपर भी कुछ सुनीता के ही मेडल्स रखे हैं। बाहर से अगर मैं घर की हालत दिखाऊं तो ये घर पंचायती ज़मीन पर बना हुआ घर है और इस घर की हालत कुछ ऐसी है। 2 कमरे हैं, एक कमरे में परिवार रहता है, दूसरे कमरे में भी परिवार रहता है। हालत ये है और ये घर भी खुद की ज़मीन पर नहीं है। इतने सीमित संसाधनों के बावजूद पिता मजदूर हैं, माँ मजदूर हैं, ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद पावर लिफ्टिंग में सुनीता ने राष्ट्रीय स्तर का लेवल छुआ है। 4th और 5th पोजीशन हासिल की है और पिछले 2 साल लॉकडाउन में हालत बुरी रही है। लॉकडाउन से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? जी, असर तो बहुत बुरा पड़ा क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती और मजदूरी भी इतनी मिल रही है क्योंकि शादी भी थोड़े आदमी ऐसे हो रही है, तो लगभग बुरी ही है सर। तो आगे बढ़ने के लिए सुनीता के पास 2 विकल्प थे, एक खेल की मेहनत, एक मजदूरी की मेहनत। और अब जब महामारी आई है तो ये दोनों ही विकल्प धूमिल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि खेल की प्रैक्टिस भी लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रही है और मजदूरी भी लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रही है।
अधिकारी बहुत से तर्क दे सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करती हैं, ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में भी इनका प्रदर्शन 4th और 5th रैंक नेशनल लेवल पर रहा है। इन्हें अगर नौकरी नहीं तो कम से कम आगे इंप्रूवमेंट के लिए वजीफा तो मिल सकता है। आपने घर के हालात देखे, जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, गांव वालों की पंचायत ने घर बनाकर दिया, उस परिवार ने अपनी बेटी को न सिर्फ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि कर्ज लेकर बेटी को खेलने के लिए विदेश भेजा। सुनीता ने भी घर वालों को निराश नहीं किया। जून 2018 में उन्होंने 52 किलो वर्ग में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर अपना सफर शुरू किया। इसके बाद नॉर्थ इंडिया नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड मेडल जीतकर घर, शहर, राज्य और देश का नाम रोशन किया। हालांकि सुनीता पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग दोनों खेलती हैं, लेकिन ज्यादा कामयाबी उन्हें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनीता को अब तक सरकारी मदद क्यों नहीं मिली। दरअसल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है और सरकार उन्हीं खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है जिन्होंने ओलंपिक स्पोर्ट में कामयाबी हासिल की हो। तो ये बात सुनीता जानती हैं, इसलिए पावर लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें भी 4th और 5th प्लेस में रही हैं, जैसा पवन नारा बता रहे थे। सुनीता को आज भी उम्मीद है उन्हें कभी तो कामयाबी मिलेगी, कभी तो उन्हें मदद मिलेगी। सुनीता को मालूम है कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ओलंपिक में शामिल नहीं है, तो उसने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में करियर क्यों चुना, तो यह सवाल मेरे मन में भी था। सुनीता ने बताया कि वेट लिफ्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना काफी मुश्किल है, इसमें काफी खर्चा होता है। वेट लिफ्टिंग के लिए डाइट भी जबरदस्त होनी चाहिए और उसके लिए उसके परिवार के पास इनफ पैसे नहीं थे। आज भी सुनीता को सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाकर काम चलाना पड़ता है। तो आपको ये कैसे पता चला कि इस गेम की तरफ क्यों गए आप? वेट लिफ्टिंग जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है, उसकी तरफ क्यों नहीं गए? उसमें सर जी खर्च ज्यादा होता है, डाइट चार्ट उसकी हैवी है, उसके लिए मैं खर्च नहीं उठा पा रही थी, इसलिए। तो आपने सोचा कि खेल भी लूं और घर की माली हालत पे भी ज्यादा असर ना पड़े। हाँ जी सर। तो अभी तक कोई मदद मिल पाई? आप बैंकॉक गए थे, वो कैसे पहुंचे थे? बैंकॉक जो आप गए थे इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो कैसे गए? वो सर घर वालों ने कर्ज लेके दिया था, सोचा कि खेलने के बाद आएगी तो शायद कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए सर। वहाँ से आप मेडल जीत के आए? हाँ जी सर। तो फिर कोई मदद मिली? नहीं सर। तो आप जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? सर 1-2 बार गए थे तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। क्या कहा? यही कि हम आएंगे करेंगे, ऐसे सुनने को मिला। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया आपने, जो खिलाड़ियों को मिलती है पावर लिफ्टिंग के तहत स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ जी सर, गई थी मैं अपने रोहतक के स्टेडियम में, फॉर्म भी भरे थे लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं सर। अब सुनीता का एक सपना है ओलंपिक में गोल्ड जीतना, हाथ में तिरंगा थामना, और बेटी के सपने को पूरा करने के लिए परिवार आज भी पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। लाख मजबूरियां हैं, गरीबी है, तकलीफ है, लेकिन पिता मां तैयार हैं। बेटी को बैंकॉक भेजने के लिए जो 1.5 लाख कर्ज लिया था वो अभी उतरा नहीं है, लेकिन सुनीता के पिता कह रहे हैं कि वो और मेहनत करेंगे और कमाएंगे, लेकिन बेटी को खेल छोड़ने के नहीं देंगे, मेहनत मजदूरी और करेंगे। 1.5 लाख लिया था जी। और लौटा पाए? ना जी, कि मैं लुटा दिया, कि मैं राजा अभी भी कर्ज बाकी है? हाँ जी। तो किसी मदद नहीं मिली? जब ये बैंकॉक के लिए सेलेक्ट हुई तो किसी से मदद मांगी थी आपने? ना जी, कोई मदद नहीं मिली अपना। नहीं मिली? नहीं मिली। तो आगे खेल जारी रख पाएगी गुड़िया या छोड़ना पड़ेगा? रखेंगे, जारी रखेंगे। कैसे? जी ब्लॉक करवा तो मजदूरी करांगे, अपनी छोरी ना घबरावांगे, खेल खिलावांगे, पढ़ान। तो इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है, कह रहे हैं कि भले ही मदद नहीं मिली, भले ही कर्ज हो गया, लेकिन गुड़िया अगर आगे खेलेगी तो और भी खिलाएंगे, तो खेलेंगे कूदेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस तरह की बात बाबा कर रहे हैं। पवन नारा ने सुनीता के घर के हालात दिखाए, सुनीता से बात की, उसके पिता से बात की, लेकिन मैं आपको इस चैंपियन की कहानी, इस चैंपियन की जुबानी सुनवाना चाहता हूं। सुनीता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, रोहतक से हमारे साथ हैं। सुनीता, मैंने सारी आपकी बात सुनी, वीडियो भी देखा, आपकी तकलीफ भी देखी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब क्या चाहती हैं आप? हाँ जी सर। हाँ सुनीता, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप
आपका एक सपना है, आप कुछ करना हाँ जी चाहती सर, हैं, बनना हाँ जी। चाहती हैं, तो हाँ आप जी। मुझे बताएंगे कि क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? इतनी तकलीफ, इतना स्ट्रगल उसके बाद भी। जी सर, बस यही चाहती हूँ कि मेरा गेम अच्छे से कंटिन्यू हो जाए और घर के आर्थिक हालात सुधर जाएं। सुनीता, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, वो मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। जी सर। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये जो बात है, आपकी जो पूरी कहानी है, उन तक पहुंचाएं। और मैं अपने न्यूज रूम से अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कोशिश करें कि हम अगर किरण रिजिजू को अभी हम लाइव कांटेक्ट कर सकें, और जब तक उनसे कांटेक्ट हो, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि आपने किस किस तरह की तकलीफ देखी, किस तरह से, जैसे आप बैंकॉक में गई, आपने वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप हासिल की, तो वो दिन, वो पल आपको याद होगा? जी सर, जी सर, याद है सर, क्योंकि सर उस टाइम पे मेरे को मेडल पहना गया था, मेरे हाथों में अपने देश का झंडा था। क्या महसूस हो रहा था उस साथ समय? में जो अपने पड़ोसी थे। जी सर, क्या महसूस हो रहा था जब आपके हाथ में देश का झंडा था, आपको गोल्ड मेडल मिला, चैंपियनशिप मिली? महसूस तो सर अपने आप पे, मम्मी पापा पे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था सर, मेरे कोच पे जो मुझे वहां तक लेके गए। और जब वापस आई तो आपको लगा कि अब तो वो कुछ बहुत पैसे मिल जाएंगे, बड़ा नाम हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा लग रहा था? जी सर, उम्मीद तो थी सर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप देखिए, क्योंकि गांव वालों ने स्वागत किया था जी, तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बड़ी हेल्प की थी, उसके बाद तो किसी ने कुछ पूछा नहीं आके। अच्छा, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे देश के किरण रिजिजू, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी सर, हमने कोशिश की और देखिए अच्छा हुआ, किस्मत से उनके पास वक्त था। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत थैंक यू वेरी मच, इतने शॉर्ट नोटिस पर आप जुड़े। सुनीता हमारे साथ में है, इनकी कहानी मैंने आपको बताई थी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसे प्लेयर्स की मदद नहीं हो पाती, कैसे आपकी नजर से रह जाते हैं ये? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सुनीता के बारे में कहने के लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया और आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं बात भी अभी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, खेल मंत्री होने के नाते मेरे लिए हर खेल अजीज़ है। कोई भी खेल हो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई खेल छोटा, कोई खेल बड़ा मेरे लिए ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार का और संविधान में ऐसा कुछ व्यवस्था बनाया हुआ है जिसके तहत हमको काम करना पड़ता है। तो खेल एक राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपना एक पॉलिसी बना सकते हैं और केंद्र सरकार उसको मदद करती है। जो आपके माध्यम से मुझे जो खबर मिला है, सुनीता का जो स्पोर्ट्स है वो एशियन गेम्स या ओलंपिक्स का स्पोर्ट्स नहीं है। तो जो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं होते हैं तो उसका फंडिंग केंद्र सरकार नहीं देता है। अगर राज्य सरकार अपने तरह से दे सकते हैं तो वो देते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं खेल मंत्री बना था इस देश का, तो पहले महीने में बेंगलोर से एक पावर लिफ्टिंग प्लेयर, उसका एक इशू आया, तो मैंने लगभग 10 लाख रुपया, शायद 10 या 15 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया। मैंने सैंक्शन कर दिया, लेकिन बाद में मेरे अधिकारी और फाइनेंस वाला ने उसको रोक दिया क्योंकि वो नियम के तहत नहीं आते हैं और पावर लिफ्टिंग जो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, इसलिए हम फंड नहीं कर सकते। तो मेरे चाहने पर भी नियम के तहत हमारे अधिकारी और फाइनेंस वाले नहीं कर पाया। तो इस तरीके से सारा प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन मैं रजत जी आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भले ही ये ओलंपिक स्पोर्ट्स ना हो, लेकिन इस बहन का जो दुख भरी कहानी मैंने सुना है, तो उसके लिए मैं दूसरे तरीके से कुछ मदद करने का कोशिश करूंगा। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे कार्यालय में आप आइए, शायद हरियाणा की है तो ज़्यादा दूर नहीं है,
और मैं गाइड भी करूंगा, मेरा अधिकारियों को कहूंगा कि इसको ऐसा तरीके से गाइड कराए कि जो स्पोर्ट्स या तो वो ओलंपिक स्पोर्ट्स हो, या अगर वो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं भी हो तो भी हम दूसरे तरीके से कुछ मदद कर सके, उसका मैं व्यवस्था जरूर करूंगा। बहुत अच्छा लगा मेरे आप इतनी बात सुन करके। सुनीता, किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैंने आपको बताया था, वो उन्हीं की बात आप सुन रही हैं, तो वो भी साथ हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं, उनसे कुछ कह सकती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं किरण जी से? जी हेलो सर। हाँ जी बताइए सुनीता, आप क्या मुझे कहना चाहते हैं? मैं हाँ जी, नमस्ते जी सर। मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि जो बंदा वेट लिफ्टिंग करने में असमर्थ हो और जो पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कर रहा है, तो सर इन गेमों को ये समानता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें भी तो उतना स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये वुशु है, जूडो है, कराटे हैं, ये चीजें भी सर, कोई भी गेम हुआ, मेहनत बंदा दुगनी करता है, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता सर। बात तो ठीक है आपकी। हाँ, ये बात आपने सही कही, इसलिए मैंने शुरू में कहा मेरे लिए निजी तौर पर सब खेल प्रिय है, हर खेल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे कि हमारा कबड्डी, हम चाह के भी ओलंपिक में नहीं डाल पा रहे। अभी मैं खेल मंत्री होने के बाद मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि कबड्डी ओलंपिक्स में चले जाए। तो हमारे चाहने से नहीं होते, हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा स्पोर्ट्स ओलंपिक में होगा, एशियन गेम्स में होगा, ये भारत का खेल मंत्री तय नहीं करते हैं। क्योंकि जो ओलंपिक होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, वो सरकार नहीं चलाते हैं, वो संघ चलाते हैं, खेल का संघ होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है, वो उस स्तर पर तय करते हैं। कौन सा खेल को मान्यता देना नहीं देना वो सरकार तय नहीं करता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हमारे भारतीय खेल को भी प्रोत्साहन मिले और उसको भी आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका रिकॉग्निशन हो, मान्यता हो, ये मेरा कोशिश है। लेकिन उसका निर्णय सरकार नहीं करती है, उसका निर्णय खेल संघ करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जो ओलंपिक कमेटी होते हैं वो करते हैं। तो सुनीता जी, ये जो फैसले हैं ये तो ओलंपिक संघ करता है, हमें भी तो उतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जी सर। हाँ, नहीं आपकी बात सही है, और आपका जो स्ट्रगल है सर कि वो स्ट्रगल आपका देख रहे हैं हम लोग, और वही बताया है। तो किस तरह की मदद आप चाहती हैं, ये अगर बताएं तो कुछ कर सकेंगे मंत्री जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, मदद तो यही चाह रहे थे कि जी सर, मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, आप और बाकी खेल कुछ खेलते हैं क्या, जो हमारा नेशनल गेम्स में या एशियन गेम्स या ओलंपिक का कोई भी इस तरह का कोई रिकॉग्नाइज खेल आप खेलते हैं क्या? हाँ जी तो सर, वो भी अच्छी बात है, मैंने आपको पहले कह चुका हूं कि आप मेरे पास आ सकते हैं। जी सर। जी सर, सेपक टकरा गेम है सर, मैं वहाँ पे एकेडमी में कभी कभार टाइम निकाल के जाती हूँ, वहाँ पे भी मैंने खेला है, डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट खेला है, और नेशनल में भी अभी अच्छा है ना। सिपक टकरो में हुए थे हमारा भारत के टीम ने सिपक टकरो में जो 2018 में एशियन गेम्स हुआ था, उसमें हम ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, उसमें लड़कियों ने। तो सिपक टकरो आप खेल सकते हैं अगर आप, ये एशियन गेम्स है, ओलंपिक में नहीं है सिपक टकरो, लेकिन एशियन गेम्स में उसका हम सहायता कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर रास्ता ढूंढूंगा कि आपके लिए कुछ करूंगा। जी सर। हाँ, कहीं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, इंसान गेम वही करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, रुचि के अनुसार ही तो बंदा गेम करेगा सर। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। हाँ, लेकिन तय तो हम लोग नहीं करते हैं ना। आप जो गेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेलते हैं तो गांव में अगर खेलते हैं तो जरूर खेलना चाहिए, गांव वाला सपोर्ट कर सकते हैं, राज्य सरकार भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में उसको मान्यता नहीं है, भारत सरकार भी क्रिकेट का कोई मान्यता नहीं है, हम क्रिकेट को हमारे मंत्रालय में नहीं आते हैं, लेकिन लोग क्रिकेट देखते हैं तो पैसे आते हैं उसके पास में। किरण जी, पहले ऐसे मौके आए होंगे आपके पास में जब ऐसे स्पोर्ट्स जो रिकॉग्नाइज नहीं है उनके लोगों को मदद करने की कोशिश की गई हो? नहीं, मेरे पास में इस तरह का बहुत सारे केसेस आए हैं। रजत जी, मैं
इस कार्यक्रम का मौका उठाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल लगभग मैं एक दिन में कम से कम 4-5 केसेस में फैसला करता हूं, जो पूर्व खिलाड़ी जो एक ज़माने में भारत के लिए खेल चुके हैं, चाहे हॉकी हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे जैवलिन थ्रो हो, कोई भी गेम भारत के लिए खेल चुका है, चाहे मेडल मिले ना मिले, लेकिन उसको मैं वित्तीय सहायता दे रहा हूं। क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत में खेल का एक माहौल बनना चाहिए। तो खेल का माहौल तभी बनेगा जब खिलाड़ियों को पूरी तरह से हम समर्थन करेंगे। तो पहले ये नियम नहीं था, पहले तो आप ओलंपिक मेडल जीतेंगे, ये एशियन गेम्स मेडल जीतेंगे या अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतेंगे, तभी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। तो हमने ये नियम को भी हटा दिया है। अब हमने ये कर रहा है कि जो भी भारत खेल चुके हैं, जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है, हम वित्तीय सहायता उसको देते हैं। तो इस तरह का तमाम प्रकार का मदद हमने देना शुरू किया। लेकिन इस बीच में कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी आते हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसके लिए कोई रास्ता ढूंढे, या राज्य सरकारों को कहता हूं कि आपके तरफ से कुछ हो तो आप जरूर मदद कीजिए, वरना तो हमारे पास तो आप जानते ही हैं 135 करोड़ का देश में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो भारत सरकार तो सबको नहीं देख पाते हैं, तो राज्य सरकार को भी सामने में आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुनीता, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सपने देखना बिल्कुल बंद मत करिए, अपने ख्वाब पूरा करिए और हम आपकी मदद करेंगे। पवन नारा जो हमारे संवाददाता आपके पास हैं, ये आपके साथ बात करते रहेंगे और फिर किरण जी के साथ आपकी मुलाकात करवा देंगे और फिर ये आपकी मदद करेंगे। जी सर। जी सर। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सुनीता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, खास तौर पे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पर आए, सुनीता की बात सुनी, आपने मदद का आश्वासन दिया। धन्यवाद रजत जी। अभी ओलंपिक चलने वाले हैं और अभी मैं भी खेल के लिए बहुत व्यवस्था में बिजी था, फिर भी आपने बुलाया, मैं आपके सामने में आया और सुनीता बहन से बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।